गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिजिक्स सब्जेक्ट है और जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी बीएससी थर्ड ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा ये कर लेते हैं कि देखिए जो कोविड-19 के कारण जो एक सिचुएशन बनी है उसमें अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोगों को अपनी स्टडी के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। हालांकि एक तरह से अगर देखा जाए तो क्लासरूम जो टीचिंग होती है उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्लेटफॉर्म पर भी हम काफ़ी हद तक उस तरह से काम कर सके जैसे क्लासरूम टीचिंग हो। अब वो कहाँ तक सक्सेसफुल होगा उसका जजमेंट आप लोग कर पाओगे। और हमेशा जब भी आप लेक्चर को सुने तो दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक तो हमेशा इस लेक्चर को सिंसियर तरीके से सुने, ठीक है ना। जब भी आपके पास प्रॉपर टाइम हो तभी आप इस लेक्चर को सुनना स्टार्ट करें। हमेशा पेन और पेपर को साथ में लेके बैठें ताकि आपको हमेशा क्लासरूम जैसी फीलिंग हो। एक एक चीज़ को आप वीडियो को सुनते वक्त आराम से ध्यान से सुने और उन चीज़ों को नोट करें। उससे काफ़ी हद तक आप चीज़ों को समझ भी पाओगे और आपको क्लासरूम जैसी फीलिंग आएगी। और लेक्चर को सुनते वक्त जो भी आपको और आपके जो सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में हमेशा भेजते रहें ताकि मेरे द्वारा और बेटर वर्क किया जा सके, ठीक है ना। तो ठीक है, ये जनरल बात थी जो मैंने आपसे कर ली। अब हम देख लेते हैं हमारी जो तीन बुक कौन कौन सी है इसको हम एक बार देख लेते हैं। पहली बुक है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी और तीसरी आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स या ठोस अवस्था भौतिकी। ये तीन बुक्स हैं और तीनों ही बुक के बारे में बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं आपके वो एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। अगर इसको हम ब्रॉडली बोलें तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं और ये समझने के लिए भी समझने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। और अगर किसी को फिजिक्स रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना हो, जैसे किसी को बीएससी के बाद मान लो एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना हो या किसी आईआईटी से एमएससी करने के लिए आपको जेम का एग्ज़ाम देना हो या फिजिक्स में आगे किसी को टीचिंग लाइन में जाना हो, तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये जो सेक्शन इन सेक्शन का बहुत बड़ा और मेजर रोल होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी ज़रूरी है और मैं इस प्लेटफॉर्म पर पूरा ये प्रयास करूँगा कि बीएससी का तो जो आपका सिलेबस है वो तो साथ साथ कवर होता ही रहेगा, लेकिन हम काफ़ी लेक्चर में कुछ ऐसे लेक्चर सीरीज भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे जिससे आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आसानी से हो सके। कभी कभी हम विभिन्न प्रकार के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो एक कंटिन्यूएशन फ्लो में हम चलते रहेंगे तो आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। एक सामान्य चर्चा हो गई। अब हम सबसे पहली बुक स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब हम इस बुक को ले रहे हैं तो एक मिनट में नोट कर देता हूँ। जो हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुंचने से पहले हम कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिजिक्स में हम बेसिकली करते क्या है, जो नेचर है और जो नेचर में घटने वाली घटना या इवेंट है उसकी हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं और उससे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर वो थ्योरी के रूप में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। कभी कभी कुछ हाइपोथेसिस या परिकल्पना दी जाती है या कोई सिद्धांत दिया जाता है, वह भी सही होता है, लेकिन जब उस सिद्धांत को एक्सपेरिमेंट का सपोर्ट मिल जाता है तब उसकी वैलिडिटी और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का एक क्रम हमेशा चलता रहता है। तो अगर हम बात करें अप टू 1900 यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम समय तक, 1900 का मतलब क्या हो गया, वहाँ 19वीं शताब्दी समाप्त हो गई और अब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही है। तो इस समय तक जो फिजिक्स प्रचलन में थी, जो फिजिक्स हम लोग मतलब उस समय के जो व्यक्ति पढ़ रहे थे उस फिजिक्स को हम ब्रॉडली क्या कह रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स। क्या कह रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स, या इसको आप कह सकते हो चिरसम्मत भौतिकी, या जो ट्रेडिशनल फिजिक्स आपकी तरह से चल रही थी वो थी क्लासिकल फिजिक्स। और इसके अंतर्गत जो मेनली तीन प्रकार की स्ट्रीम्स को हम पढ़ रहे थे वो कौन कौन सी थी। एक तो थी आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, या इसको आप कह सकते हो चिरसम्मत यांत्रिकी। इसको आप और ब्रॉडली कहना चाहो तो कह सकते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यानी ऐसी यांत्रिकी
जो लगभग काफ़ी हद तक न्यूटन की गति के समीकरण और न्यूटन की गति के जो नियम है उससे गवर्न हो रही हो या उससे संचालित हो रही हो। तो एक तो ये प्रचलन में थी। दूसरी थी आपकी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या इसको आप कह सकते हो ऊष्मा गतिकी। तीसरी जो आपके प्रचलन में थी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकीय। और ये तीनों ही प्रकार की स्ट्रीम आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हो। इसको और इसको तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और इसको सेकेंड ईयर में देखा था। और उस समय तक अगर हम बात करें तो जो भी घटनाएं थी उसको ये काफ़ी हद तक एकदम सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये फिजिक्स फेल हो गई, ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कुछ इस प्रकार के इवेंट्स या घटनाएं होती है जिनको आप प्रचलित मान को या प्रचलित जो आपकी फिजिक्स थी उसके द्वारा आप नहीं समझा पा रहे हो। तब हमेशा ये सिस्टम होता है, कुछ नए प्रकार के इन्वेंशन होते हैं और एक नई प्रकार की फिजिक्स डेवलप आपको होते हुए दिखेगी। तो इस समय तक देखें तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको इनके द्वारा नहीं समझाया जा रहा था। तो उन क्षेत्रों की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वो कौन से क्षेत्र थे? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डोमेन्स, यानी क्षेत्र, डोमेन्स विच वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। क्षेत्र जिन्हें इस समय चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं समझाया जा सका था। वो कौन कौन से थे उसको आप नोट कीजिए, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ, आप घबराइए मत, बाईलैंग्वेज चलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी क्या हो, थोड़ा अच्छा लगे। बाकी मैं हिंदी में पूरा बोलूँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो एक तो क्षेत्र था कि जब कोई पिंड बहुत तेज गति से गतिशील हो, when an object is moving at a very high speed, ठीक है ना। और वो स्पीड क्या होगी? नियरली अबाउट 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि यदि कोई पिंड प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से गतिशील हो तो एक तो वो स्थिति, ठीक है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए वेलोसिटी विच इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक तो ये स्थिति थी। तो इस स्थिति को आप इनके द्वारा नहीं समझा पा रहे थे। दूसरी क्या थी? जो आपका एटॉमिक रियलम था। रियलम यानी क्षेत्र होता है एक तरह से, जो आणविक क्षेत्र था, यानी अणु के अंतर्गत जो चीजें घटनाएं घट रही है उसको आप, तो इसके अंतर्गत क्या था? आप देखो आणविक संरचना की अगर बात करें तो इसमें खूब सारे अणु या परमाणु को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल आ रहे थे। सबसे पहले थॉमसन का एक प्लम पुडिंग मॉडल आया, बिल्कुल सामान्य सा था। उसके बाद रदरफोर्ड का आया, ठीक है। फिर इस क्रम में आगे ये चलता रहेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता गया, हम अणु के अंदर काफी हद तक जाने लग गए, ठीक है ना। तो उस समय जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की खोज होनी स्टार्ट हो जाएगी तो उस प्रकार की चीजों को आप इन फिजिक्स के द्वारा नहीं समझा सकते थे। तो इस क्षेत्र में भी क्या हो जाएगा? जो एटॉमिक रियलम होगा वहां पर भी ये जो प्रचलित फिजिक्स थी वो आपके सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। तब क्या हुआ? इसको समझाने के लिए कुछ नई प्रकार की फिजिक्स आपके डेवलप होती हुई आपको दिखेगी। तो पहले केस में तो जो फिजिक्स आपको डेवलप होते हुए दिखेगी वो दिखेगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, जिसको आप फर्स्ट ईयर में STR के रूप में पढ़ चुके हो। किसके रूप में? STR। याद कीजिए, जो आपका फर्स्ट ईयर में निर्देश तंत्र का चैप्टर था उसमें आपने आपेक्षिकता का विश्व सिद्धांत जो आइंस्टीन द्वारा दिया गया था उसको पढ़ा था, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो जो मेरा फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें ये कुछ दिनों बाद आने वाला है। वहाँ पर मैं इसको बहुत डिटेल से और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उस चीज़ को वहाँ से जरूर रेफर करके सुनिए। तो STR, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में STR भी है और GTR भी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये क्या, इसके अंतर्गत हमें नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये जो स्थिति थी इसको इसके द्वारा नहीं समझाया जा सका, उसके लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। और ये जो स्थिति इसको भी इनके द्वारा नहीं समझाया जा सका था, तो इसके क्रम में जो फिजिक्स डेवलप हुई वो हुई थी आपके क्वांटम मैकेनिक्स। तो
तो हमने ये चर्चा कर ली कि किस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स आपको उद्भव होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि हम डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें 4, 5, 6 पॉइंट आएंगे, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। वो हमारा जब लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगी जो हमें पता चल जाएगी। ये तो एक तरह का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अभी केवल, ठीक है ना। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि क्या क्लासिकल फिजिक्स थी, किस तरह से वो फेल हो रही है, कुछ घटनाओं को नहीं समझा पा रही है, तो उस क्रम में क्वांटम मैकेनिक्स किस प्रकार से इवॉल्व हो रही है, किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स के इवॉल्वमेंट जो है, किस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के संदर्भ में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहला फर्स्ट वर्क जो किया गया था वो किया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। मैक्स प्लांक ने क्या दिया, अपना एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। उन्होंने दिसंबर 1914 में, ठीक है ना, मैक्स प्लांक इन्होंने क्या किया, दिसंबर 1914 में एक पेपर, रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किया, किसके संदर्भ में, फॉर एक्सप्लेनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फॉर एक्सप्लेनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण को। ये आप सेकेंड ईयर में कुछ हद तक थर्मोडायनेमिक्स जो आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स था वहां पर पढ़ चुके हो, ये भी आपका डिटेल है, आगे आएगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी होती क्या है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा पिंड या ऐसा पिंड होता है जो अपने ऊपर सभी प्रकार के तरंगदैर्ध्य की जो विकिरण होती है उनको अवशोषित भी कर सकता है और उत्सर्जित भी कर सकता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअल में क्या था, दो वैज्ञानिक थे आपके, एक थे ल्यूमर एंड प्रिक्शिम। इन्होंने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर किसी ब्लैक बॉडी के संदर्भ में एक रिसर्च किया और एक ग्राफ प्राप्त किया एनर्जी डेंसिटी और लैम्बडा में। इधर तो आपके लैम्बडा चलेगा, इधर एनर्जी डेंसिटी। वो ग्राफ कैसा मिलेगा वो आगे आएगा। तो जब इन्होंने कोई भी इस तरह का ग्राफ मान लो प्राप्त किया, इस तरह का कोई भी अलग अलग टेम्परेचर पर हो जाएगा, और ये क्या है, थ्रू आउट द वेवलेंथ रेंज है। वेवलेंथ का मान क्या है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक एक तरह से चल रहा है। तो जब इसको, इस ग्राफ को, ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इस तरह से दे दिया। अब ये कैसे मिला, इसको समझाने के लिए थ्योरी डेवलप होगी। तो एक तो वैज्ञानिक आएंगे आपके वीन और एक आएंगे रेले एंड जीन्स, और इन्होंने ये क्या करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के जो सिद्धांत है उन्हीं के आधार पर इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो होगा क्या कि वीन जो होंगे वो केवल जो लोअर वेवलेंथ लिमिट है आपकी, लोअर निम्न तरंगदैर्ध्य क्षेत्र है, उसी के क्षेत्र को समझा पाएंगे, और रेले जीन्स जो होंगे वो केवल उच्च तरंगदैर्ध्य वाले क्षेत्र को ही समझा पाएंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स से आप कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब मैक्स प्लांक आएंगे तो वो इस पूरे सिस्टम को समझा देंगे। तो वहीं से हम क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत मान सकते हैं। और प्लांक ने अपना एक जो सिद्धांत दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, E = h²। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। इसके माध्यम से प्लांक ने क्या बताया कि जो विकिरण होती है उसकी ऊर्जा इस क्रम में होती है, और विकिरण जो होती है वो एक तरह से पार्टिकल कैरेक्टर को शो कर रही है। ये सब आगे आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। पार्टिकल कैरेक्टर को शो कर रही है, और हर विकिरण का अपना एक ऊर्जा जो होती है उसका अपना एक क्वांटा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा। और यहां से ये भी पता चल रहा है कि जो एनर्जी है वो आपकी कैसी है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का जो मान होगा वो सभी संभव मान नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं है ऊर्जा का, क्लासिकली तो आप कह सकते हो ऊर्जा का कुछ भी मान हो सकता है, 1, 2, 1.1, 1.2 किसी प्रकार से, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जाओगे तब ऊर्जा का मान क्या होगा, आपका फिक्स होगा, क्वांटाइज्ड होगा। जैसे h है तो 2h हो सकता है, 3h हो सकता है, 4h हो सकता है, लेकिन ऐसा 1.1h इस प्रकार से नहीं हो सकता। तो ये वेरी फर्स्ट साइन था, ये फॉर्मूला जो निकल करके आया था वो फर्स्ट साइन था क्वांटम मैकेनिक्स के इवॉल्वमेंट का। तो ये मैक्स प्लांक थे और ये सब करवाएंगे, इनको हम आगे देखेंगे। तो ये पहला काम आपको क्वांटम मैकेनिक्स के इवॉल्वमेंट में आपको मैक्स प्लांक द्वारा दिख रहा है। फिर आगे 1905 में क्या होगा, जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन है, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके द्वारा एक नए घटना को समझाया जाएगा। उस घटना का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव,
ये भी डिटेल टॉपिक है। ये जितने भी मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ वो सारे डिटेल टॉपिक है जिनको हम आगे करेंगे। अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ रही है। तो ये जो प्रभाव था, इस प्रभाव को भी क्लासिकल फिजिक्स से आप नहीं समझा पा रहे थे, लेकिन आइंस्टीन ने क्या किया, E=hν, जो मैक्स प्लांक ने अपना एक फॉर्मूला दिया था या जो अपना पेपर प्रोड्यूस किया था, उसके आधार पर उसके सिद्धांतों का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने इस प्रकाश युद्ध प्रभाव की घटना को बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और आइंस्टीन को इस घटना के लिए, इस प्रभाव के अध्ययन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में आपको तीसरा साइन मिलेगा 1913 में नील्स बोर, ठीक है ना। ये क्या देंगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या देंगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्योंकि हम एटॉमिक रियलम की बात कर रहे थे, तो एटम को समझाने के लिए पहले जो मॉडल चल रहे थे, इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल, वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। तो फिर आएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और ये एटॉमिक मॉडल भी क्या होगा, E=hν का भी यूज करेगा। उसके अलावा ये कुछ क्वांटाइजेशन कंडीशन भी आपको देगा। और मेरे हिसाब से जो लोअर क्लासेस थी, इवन 11-12 में, या बोर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे, 3 पोस्टुलेट्स थे, उसको आप पढ़ चुके हो, उसकी मैं अभी यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इतना ही ध्यान रखिए कि बोहर एटॉमिक जो मॉडल है वो भी क्वांटाइजेशन कंडीशन के आधार पर ही संचालित हो रहा था। तो यहाँ पर भी आपको क्वांटम मैकेनिक्स का साइन मिल रहा है। इसके एटॉमिक मॉडल को भी हम क्या है, उस क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझा सकते। वो 3 पोस्टुलेट्स है, आप आराम से देख लेना उसको, वरना जब ये आगे आएगा तो मैं वहाँ डिटेल में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ क्रम को देख रहे हैं। उसके बाद जो आपको एक क्रम और क्या मिलेगा, इसको यहाँ देखिए, 1923 में एक आएगा आपके कॉम्पटन इफेक्ट। क्या आएगा, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन वैज्ञानिक होंगे H कॉम्पटन, वो कॉम्पटन इफेक्ट देंगे। कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन होगा और उस इलेक्ट्रॉन पर आप क्या करोगे, एक्सरे का स्कैटरिंग कराओगे, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन। तो इससे आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। वो जो रिजल्ट्स है या ये जो इवेंट है स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे, उसको भी आप क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझा सकते हो। इसके लिए भी कॉम्पटन ने E=hν का यूज करते हुए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैं सिर्फ अभी इतना बता रहा हूं कि जो मैक्स प्लांक ने सिद्धांत दिया था वो किस तरह से आगे यूजफुल काम में आ रहा है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स का पहला साइन था आपका। तो ये आ गया। फिर इस क्रम को आगे और बढ़ाते हैं। तो फिर आगे आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का नाम सुना होगा, डी ब्रोगली परिकल्पना। वो भी डी ब्रोगली परिकल्पना। अब ये क्या है, इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए, थोड़ी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए, ड्यूअल नेचर, या इसको मैं कह सकता हूं द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति। अब ये क्या है, आप पहले यहां देखिए। मान लो सपोज करो प्रकाश है आपका, प्रकाश कह दो या इसको आप विकिरण कह दो, ठीक है ना। विकिरण बड़ा शब्द है, विकिरण के अंतर्गत ही प्रकाश आता है। विकिरण का तो मतलब क्या हो जाएगा, पूरी रेंज होती है जिसमें गामा, एक्स, पराबैंगनी, अवरक्त, विजिबल, ये सब होते हैं, उसी में से प्रकाश एक पार्ट है। तो विकिरण कह दो, इसको आप क्या कह दो, रेडिएशन। इस विकिरण की बेसिक नेचर कैसी होती है, विकिरण की बेसिक नेचर, विकिरण में आपको क्या दिखता है, उसका न्यू या लैम्बडा दिखता है। तो इसकी बेसिक नेचर होती है वेव कैरेक्टर होता है इसका। अगर किसी से भी पूछा जाए, क्लासिकली पूछा जाए, तो विकिरण का जो कैरेक्टर कैसा होता है आपका, वेव टाइप का कैरेक्टर होता है या तरंगीय प्रकृति होती है। और अगर मैं किसी पार्टिकल की बात करूं, पार्टिकल या कण, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी होती है कणीय प्रकृति। कण है तो उसकी कैसी प्रकृति होगी, कणीय प्रकृति होगी। कणीय का मतलब क्या होगा, उसका कुछ वेग होगा, उसका कुछ त्वरण होगा, उसका कुछ संवेग होगा। तो ये तो क्लासिकली आप कह सकते हो। तो द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है कि ड्यूअल नेचर है, यानी आपका जो प्रकाश है वो तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी दर्शाए, और अगर आपका जो कण है वो कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति भी दर्शाए, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर कहते हैं। और इस ड्यूअल नेचर को आप क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये ड्यूअल नेचर विद्यमान है, खूब ऐसी घटना है जिनमें आप देखोगे कि कण है वो तरंगी प्रकृति दर्शा रहा है, और कभी कभी तरंग है वो कणीय प्रकृति दर्शा रही है। जब आप कॉम्पटन इफेक्ट देखोगे, और एक मिनट रुकिए, फिर द्वैत प्रकृति भी देखो, 2 नाम देते हैं इसको, आप यहां देखो। एक होती है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और एक होती है पदार्थ, या इसको आप कह सकते हो द्रव्य,
द्रव नहीं, द्रव्य, द्रव अलग होता है, द्रव्य यानी मैटर, पदार्थ, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रकाश की बेसिक नेचर तो वेव टाइप की होती है, अगर वो वेव नेचर के साथ साथ कणीय प्रकृति भी दर्शाए तो उसको हम कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट आदि देखोगे तो वहां पर आप पाओगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति। और पदार्थ की द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि जो कण है वो कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति भी दर्शाएगा, तो उसको हम कहेंगे पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो जो डी ब्रोगली आपकी परिकल्पना है जिसकी मैं बात कर रहा था, डी ब्रोगली, वो एक तरह से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, पदार्थ की द्वैत प्रकृति है। ये क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रही है, इसका जो आप फॉर्मूला निकल करके आएगा वो आएगा लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो देखो लैम्बडा तरंग का गुण है और पी कण का गुण है, दोनों आपस में क्या लिंक है या नहीं है? ठीक है ना। तो प्रत्येक कण से जो भी कण है, ठीक है ना, एम पी इक्वल टू एम भी होता है, एम यानी कोई कण है, तो प्रत्येक कण के साथ क्या है, एक तरंग एसोसिएट है। तो ये देखो लिंक हो गया, तो ये द्वैत प्रकृति है। तो द्वैत प्रकृति को भी आप क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के आधार पर ही समझा सकते हो। तो इस क्रम में हम कंटिन्यूस आगे बढ़ रहे हैं, एक एक इफेक्ट को आप देख रहे हो, और ये सारे इफेक्ट आपको डिटेल में इनके ऊपर बिल्कुल डिटेल से लेक्चर बनेंगे, एक एक डेरिवेशन को हम बिल्कुल समझते हुए करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो डी ब्रोगली, फिर इस क्रम में एक एक्सपेरिमेंट होगा, डेविसन एंड जर्मर का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर, ठीक है ना, 1927 में होगा। तो ये भी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के आधार पर होगा, और इस प्रयोग के द्वारा जो डी ब्रोगली परिकल्पना है, ठीक है ना, उसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किया जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, मैक्स प्लांक से शुरू होते हुए मैक्स प्लांक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन का, फिर बोर मॉडल, फिर कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली परिकल्पना, डेविसन जर्मर का प्रयोग, ये सब क्या है, ये पूरा जो एक टाइम पीरियड है लगभग 25-27 साल का, वो क्वांटम मैकेनिक्स के इवॉल्वमेंट का टाइम है। क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और परंतु यहाँ तक जो क्वांटम थ्योरी डेवलप हो रही है उसको हम कह रहे हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी। अभी भी कुछ ऐसी नई चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में आने वाली है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड क्वांटम थ्योरी। फिर जब ये काम चल रहे थे, ये इस प्रकार के इन्वेंशन चल रहे थे, तो इसी के साथ साथ दो वैज्ञानिक थे जो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे थे। वह दो वैज्ञानिक कौन थे? वह दो वैज्ञानिक थे आपके, एक तो थे हाइजेनबर्ग, और एक थे आपके इरविन श्रोडिंगर, ठीक है। ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। तो इनके द्वारा भी क्या किया जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स को और अधिक इंप्रूव किया जाएगा। और ये इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए जाएंगे वो एक तरह से अब आपको जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है उसके संदर्भ में आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। और इस प्रकार की जो फिजिक्स डेवलप हो रही है उसको आप कंबाइंड लेकर कहना चाहो तो आप क्या कह सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स। तो वो तो अलग काम चल ही रहे थे, ये लोग अपना इंडिपेंडेंटली वर्क भी कर रहे थे, हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर के द्वारा। तो ये भी सब आगे आएंगे। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक आएंगे डिराक के बाद में आएंगे, फिर आएंगे आपके पाउली। ये सब फिर क्या करेंगे, इस क्वांटम मैकेनिक्स को और ज़्यादा एडवांस करते चलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि 1900 शताब्दी अंत हो रही है, 20 शताब्दी आरंभ हो रही है, तो जो 20 शताब्दी है वो क्वांटम फिजिक्स की या क्वांटम मैकेनिक्स की शताब्दी है। क्लासिकल फिजिक्स तो चल ही रही है, क्लासिकल फिजिक्स आज विद्यमान है, ऐसी बात नहीं है क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिनको आप क्लासिकल मैकेनिक्स से बड़े ही आराम से समझा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जिनको नहीं समझा सकते, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स आपके इवॉल्व होती गई और आज की तारीख तक चल रही है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में क्या देखा, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा, और आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, आराम से इसको सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हमारे एक एक टॉपिक को पिक करेंगे और उसको बड़े इत्मीनान से बोर्ड पर एक एक डेरिवेशन को लिखते हुए करेंगे। बिल्कुल ये प्रयास रहेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्लासरूम की तरह ही चले। वापस वही शर्त है, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, अगर सक्रिय भागीदारी होगी तो कभी भी आपको क्लासरूम की कमी महसूस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो प्रयास कीजिए और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।